हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएसयू का जो निजीकरण होने जा रहा है। नीति आयोग ने 12 पीएसयू कंपनीज की लिस्ट जारी कर दी है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। और एक बात और आप इस वीडियो में जान लीजिएगा कि पीएसयू होता क्या है और प्राइवेट और सरकारी किसी भी कंपनी के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक कॉमन मैन या फिर आम आदमी पर उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, नीति आयोग सबमिट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ अबाउट 12 पीएसयू। तो अभी सिर्फ हो हाल फिलहाल में तो 12 पीएसयू कंपनी की इन्होंने लिस्ट जारी की है नीति आयोग ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी डेट भी 12 मार्च 2021 और लगभग 2 बजे के करीब की ये रिपोर्ट है। तो नीति आयोग ने जारी कर दी है कि 12 पीएसयू कंपनी जो है वो प्राइवेट होनी ही होनी है। तो पहले तो सबसे पहले यही जानेंगे कि पीएसयू होता क्या है। तो बेसिकली पीएसयू के अंडर 3 टाइप्स की कंपनी आती है, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। तो 3 तरह की कंपनी आती है, उनको कैटेगराइज किया जाता है, मतलब उनको डिवाइड किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है या जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से अहम रोल प्ले करती है किसी भी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं महारत्न। फिर उसके नीचे आती है नवरत्न और सबसे लास्ट में आती है मिनी रत्न। तो बढ़ते हैं पहले, व्हाट इज पीएसयू। तो पीएसयू होता क्या है, बेसिकली हम जान लेते हैं। ए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इन इंडिया इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अगर पीएसयू की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इस पर क्या होता है, इस पर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज करती है, मतलब कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्न करती है, उनको जो भी उसमें काम होता है या जिस तरीके के भी उसमें प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन सबको मेज़र करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। या कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो भी काम होता है जिस कंपनी में, और वो नवरत्न या मिनी रत्न में से कोई एक कंपनी है, तो उस पर टोटली डिपेंडेंस होती है या टोटली उस पर कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का। या फिर कुछ कुछ ऐसी होती है कंपनियां जिन पर गवर्न करता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिलकर के उसको देख रेख करते हैं कि किस तरीके से वो वहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है या किस तरीके का अहम रोल प्ले कर रही है वो इंडियन इकोनॉमी में, या फिर इंडियन जो भी सेक्टर है उसका, पब्लिक सेक्टर है, वो जो भी सुविधाएं देती है वो कंपनी उसमें किस तरीके का रोल प्ले करती है। इन सब पर नज़र बनाए रखती है केंद्र सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इन 12 कंपनियों को बेचने की बात उठी है और ऐसी लिस्ट नीति आयोग ने जारी कर दी है। और नीति आयोग के बारे में तो आप जानते होंगे, नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो था प्लानिंग कमीशन, मतलब कि योजना आयोग। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट अपने पावर में आई, उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके 2014 में ही क्या रख देता, नीति आयोग रख देता। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं तो इनको जो गवर्न करने की मैंने बात बता दिया था कि इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर के उसको चलाती है। 1951 में केवल 5 ऐसे ही पीएसयू थी, मतलब कि ऐसी सिर्फ 5 थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तो 1951 में सिर्फ 5 ऐसे ही उद्यम क्षेत्र थे। और मार्च 2019 में, मतलब 2019 में, इसमें 349 उद्यम हो चुके हैं, मतलब कि 350 के लगभग इसमें पीएसयू कंपनीज हैं। और इसने 2019 के अंत तक 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश दर्शाया था, मतलब कि इतना बड़ा अमाउंट जो कि हमें मिलता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इनसे मिलता है। तो 2019 तक 16.5 लाख, मतलब कि 16 लाख करोड़ रुपए निवेश करने को दर्शाया है नीति आयोग ने। और 1947 में जहाँ पर ये 18 लाख, 1947 में ये 18 क्या थी वो, जिसमें वेपन्स बनते हैं, एक तरीके से मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, तो जहाँ वेपन्स बनते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, तो उस समय 1947 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की संख्या 18 थी। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, या इंडिया की जो भी अपनी आर्म फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, इन सब के लिए जो भी आर्म मतलब कि हथियार सप्लाई करते हैं, वो सारी कंपनियां सप्लाई करती हैं, बनाती हैं। अब देखो, मैं इसमें लिस्ट में सिर्फ उनके नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी मिनी रत्न और महारत्न या फिर नवरत्न में आती हैं, जबकि मैं यहाँ पर क्लासिफाई नहीं कर सकता कि वो कौन सी 12 कंपनियां हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, वेल, आईओसीएल एंड एचपीसीएल, ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं, ये भी कुछ नाम है जो कि महारत्न में गिनी जाती है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये तो बहुत वीआईपी कंपनी है, मतलब कि बहुत रेपुटेड इंटर गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है।
और IOCL, मतलब कि महारत्न में आपको सब टॉप लेवल की मिलेगी, जो एक बहुत बड़े लार्ज एरिया पर अपना रोल प्ले करता है। अब देखो यहाँ पर नवरत्न कंपनी की अगर हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल बोलते हैं जिसको, हेल बोलते हैं, MTNL, नाल्को, NVCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, ये सारी कंपनी आती है नवरत्न में। तो नवरत्न कंपनियाँ और आती हैं फिर मिनी रत्न, द लास्ट स्टेज ऑफ द रत्नवाज कंपनी। तो जब हमने इनको क्लासिफाइड किया था 3 कैटेगरी में, तो इनमें से जब हम तीसरा पार्ट में आते हैं तो वो होता है मिनी रत्न। और मिनी रत्न में क्या आता है, यहाँ पर मैंने 4 कंपनियों के नाम लिए हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। तो एक तो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी भी प्राइवेटाइज होने की आ रही है बातें कि अडानी ग्रुप को उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन एंड बालमेर और लावायर VL मतलब जिसको बोलते हैं, और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL भी एक मिनी रत्न कंपनी है। अब देखो प्राइवेटाइज की क्या बात करी जाए, मतलब कि मोदी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज की तरफ को बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, जब गवर्नमेंट के पास अपना फंडिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं रह पाती है, तो गवर्नमेंट क्या स्टार्ट करती है, जो उसके पास शेयर हैं किसी भी कंपनी के जो वो अपने आप से गवर्न करती है, उसको किसी भी बिलियनियर या फिर जो उसको परचेज करना चाहता है उसको प्राइवेटाइज कर देती है कुछ समय के लिए, जैसे 50 साल के लिए या फिर 90 साल के लिए। जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह है, कहाँ पर है, श्रीलंका में। तो उसने श्रीलंका ने हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो किसको लिस्ट पर दे दिया, चाइना को दे दिया। कितने साल के लिए, 99 साल के लिए। तो इस तरीके से लिस्ट पर दे देते हैं और वो कुछ ह्यूज अमाउंट उनको पे कर देते हैं तुरंत एट द मोमेंट। तो उससे क्या होता है, वो अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर लेते हैं, या जहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वो पैसों को निवेश कर लेते हैं। तो इस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया है कि जैसे अब आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है, मनी एक तरीके से रिजर्व होता है जो आपातकाल की स्थिति में निकाला जाता है कि कभी भी कंपनी को इंडिया गवर्नमेंट को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसी आपातकाल की स्थिति आ गई जिससे अपना इकोनॉमी नहीं रन कर पा रही है। तो उस टाइम पर क्या होता है, जो रिजर्व किया गया मनी होता है उसको गवर्नमेंट निकाल करके अपने यूज़ में कर सकती है। लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा है, देखो पूरी तरीके से महामारी तो एक अलग रोल प्ले करता है। महामारी में हाल फिलहाल में मतलब कि पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट में खासकर। तो इस तरीके की अब अगर हम बात करते हैं कि 1971 में अब हम एक सबसे बड़ा इशू मानते हैं इंदिरा गांधी को कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और इस चीज़ को आज तक हम सभी मानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा आपातकाल लगा था, जो कि आंतरिक स्थिति के तहत लगा दिया गया था 1971 में, इंदिरा गांधी ने लगाया था। लेकिन उनके अचीवमेंट के बारे में अगर बात करोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उस चीज़ को तो हम नकार नहीं सकते कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उनके अचीवमेंट भी तो देखो। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के बाद उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए। उन्होंने नाबार्ड की स्थापना की, रंगीन टीवी आया, तरह तरह के उन्होंने बाहरी कंपनियों का निवेश करवाया अपनी गवर्नमेंट में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट क्या हो रही है, जो जिसमें अपनी भागीदारी है वो बाहर से कंपनियों की भागीदारी, अपनी भागीदारी भी सेल की जा रही है। मतलब अगर किसी कंपनी में, अब जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने एक करंट देखा था, तो उसमें क्या था, एक कृष्णपट्टनम था आंध्र प्रदेश में पोर्ट था, उसकी जो हिस्सेदारी दे दी गई वो अडानी ग्रुप को दे दी गई। और एक दीही था, दीही पोर्ट है वो भी आंध्र प्रदेश में है, उसकी भी भागीदारी दे दी। और एक कट्टुपल्ली तमिलनाडु का पोर्ट है, उसके भी 31% शेयर उन्होंने उसको सेल कर दिए अडानी ग्रुप को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हो चुकी है, और उसमें आम आदमी का पूरी तरीके से नुकसान है। पूरी तरीके से नुकसान ये है कि जब कभी भी तुम उस कंपनी से किसी भी तरीके की सुविधा लेना चाहोगे, अब चाहे वो कोई एयरपोर्ट हो या फिर एक पोर्ट हो, मतलब कि वाटर पोर्ट हो जहाँ पर शिप वगैरह आकर के रुकते हैं, तो जब भी आप वहाँ पर सुविधा लेने की सोचोगे तो वो अपने आप से, चाहे वो टैक्स के रूप में समझ लीजिए, अपने आप से वो उसकी फी डिसाइड कर लेंगे। अब जैसे मान लिया ये है लाल किला है, लाल किला को हमने किसको दे दिया, डालमिया ग्रुप को दे दिया। डालमिया ग्रुप क्या करेगा, अपने आप से उसका एक तरीके से टिकट जारी करेगा कि यहाँ पर अगर कोई भी टूरिस्ट विजिट करने के लिए आता है तो 20 या 40, 50, 100,000 वट एवर ही वांट, मतलब कि जो भी जितना पैसा वो चाहता है उतना वो डिसाइड कर सकता है। तो टोटली इफेक्टेड होगा वहाँ पर एक आम नागरिक। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में स्टडी करने के लिए भी, और आपको सूचना प्रदान करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।